Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start today's topic from structure of an atoms for class 11th. Now today's topic is electromagnetic wave theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे. हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स के अंदर हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम्स पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम्स के बारे में पढ़ा था. ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को समझने से पहले हमें नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना होगा, जिसको हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू समझ सकते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ टुडेस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. नाम से पता चला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic waves are those waves which consist of two types of field. Electro means electric field and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, जिस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो उस वेव्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे. सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो जेसी मैक्सवेल के थ्रू दी गई थी 1864 में. इसके सम पॉइंट्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, वो क्या थे? वी डिस्कस. दिस थ्योरी was put forward by James J.C. Maxwell in 1864. The main points of this theory is that first, the energy is emitted from any source continuously in the form of radiation is called रेडिएंट एनर्जी. उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी कहेंगे. क्या है फर्स्ट पॉइंट के अंदर? इसने कहा कि कोई भी सोर्स है जहां से एनर्जी क्या हो रही है? इमिट हो रही है. इमिट का मतलब होता है निकलना. किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिट होकर रेडिएशन के फॉर्म में कंटिन्यूअसली आना, निकलना, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी कहेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. किसी भी सोर्स से एनर्जी का इमिट होना कंटिन्यूअसली, लगातार, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में, इज का रेडिएंट एनर्जी. उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी कहेंगे. नाउ द सेकंड पॉइंट, द रेडिएशन consist both electric and magnetic field
magnetic field oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. Direction of propagation. प्रोपगेशन का मतलब जैसे ये कह रहा है कि कोई भी वेव्स है, कोई भी रेडिएशंस हैं, उस रेडिएशंस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो होते हैं। हमने पहले ही पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ में जिस वो डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के भी वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ ये हमारे पास कोई सोर्स है, इस सोर्स से ये रेडिएशन इमिट हो रही है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहाँ इसको हम कंसिस्ट करते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा हमने कहा कि इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, साथ में किसके परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये वेव्स है इस तरह से मूव कर रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, now the third point is the radiations possess wave character and travel with speed of light, speed of light. Speed of light is denoted by c, small c, and the value of speed of light is speed of light, which is denoted by small c, that is 3.0 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो रेडिएशंस है वो पॉजेस करती हैं क्या, वेव करेक्टर। वेव करेक्टर्स का मतलब क्या है कि मतलब वेव्स बनाना इस तरह से। अभी जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात किया था, इसे हम एक एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं और जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जैसे तालाब है, जोड़ है या नदी है, कहीं पे भी अगर आप जाते हो, आप हाथ में एक स्टोन लीजिए और स्टोन को उस पानी के अंदर फेंक कर देखिए। आप जैसे ही उस पानी के अंदर फेंकोगे तो वो इस तरह से ही मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ही मान लीजिए आपने पास ये एक कोई भी तालाब वगैरह है, आपने यहाँ से खड़े होकर अगर पत्थर जो भी स्टोन है वो अगर आपने यहाँ फेंका तो ये जो होंगे वो इस तरह से, एक बार तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मूव करेंगी वेव्स वो इस डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगी इस तरह से। अगर इस तरह में होंगी तो वो इस तरह से मूव करेंगी। तो यहाँ पे ये जो ये इस तरह से मूव करना, ये क्या है, वेव करेक्टर है।
यानी कि जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर क्या होता है, वेव करेक्टर होता है और वो ट्रैवल करती हैं किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ स्पीड के साथ। और वेलोसिटी ऑफ स्पीड कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर तक वो ट्रैवल करती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज these wave do not require any material medium for propagation। कह रहा है कि जो भी वेव्स हैं उन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती प्रोपगेशन करने के लिए। नाउ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट वेव्स। सम important characteristics of wave। तो सबसे पहले हम वेव के बारे में देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और वेव इस तरह से है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये क्या है, कोई वेव्स है। इस वेव्स के अंदर दिस पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, द अपर पार्ट इन द वेव्स, कि मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी नदी के अंदर हम स्टोन फेंक रहे हैं, तो वो स्टोन फेंकने के बाद जो वेव्स होंगी वो जितना ऊपर की साइड होती है उतना ही क्या होता है, नीचे की साइड भी जाती है। तो उसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं क्रस्ट। दिस इज क्रस्ट and this part is known as trough। this is crust and this is trough। तो important characteristics of waves के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, इस डायग्राम्स के थ्रू ही, कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, कि जो हाइट ऑफ क्रस्ट, ये क्या है हमारे पास, हाइट है कि भाई वो कितना ऊंचाई तक ऊपर गया, ये मान लीजिए हमने ए मान लिया, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, यानी कि वो कितना नीचे तक गया, ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज आल्सो क्रस्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ जो ये ट्रफ है उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट ट्रफ ही होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट इज नॉन एज wavelength and wavelength is denoted by lambda। this is a wavelength and wavelength is denoted by lambda। and let's we start one by one, what is amplitude, what is wavelength, what is frequency and what is velocity। so wavelength, wavelength is defined as the distance between two consecutive crust or two consecutive
ट्रफ, या तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज वेवलेंथ एंड इट इज नोटेड बाय लैम्डा. It is denoted by lambda and it can represent in angstrom, nanometer and picometer. एंड वन एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर. एंड 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर. एंड 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर. ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होते हैं कि जो वेवलेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में. तो 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर एंड 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर. नाउ द नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड. Amplitude of a wave is height of crust and depth of trough. Height of crust and depth of trough is known as amplitude and it is denoted by small a. Now the next is frequency. It is defined as number of waves passing through point in 1 second. It is denoted by nu and it is expressed in हर्ट्स. जो न्यू है इसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं. फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव पास कर रही है? एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे. और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से. एंड इट इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स एंड साइकिल पर सेकेंड. नाउ द नेक्स्ट इज velocity. Velocity of a wave is defined as the linear distance traveled by the wave
in 1 second. It is denoted by c, small c, and it express in मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है क्या मेरे पास? वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन सेकेंड. यानी कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक पहुंचने में एक सेकेंड में कितनी वेव्स, यानी कि कितना डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है, इस लीनियर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक सेकेंड में इसे जितना टाइम लगा, दैट इज वेलोसिटी. वो क्या होगी हमारे पास? वेलोसिटी होगी कि एक लीनियर डिस्टेंस एक सेकंड्स के अंदर उसने कितना ट्रेवल किया है. वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड. इट इज डिनोटेड बाय c. इट एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर पर सेकंड. हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो वही है कि यहाँ से मतलब कोई भी वेलोसिटी, यानी कि एक वेव ने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक सेकंड्स के अंदर, दैट इज नॉन एज वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट इज वेव नंबर. वेव number. It is defined as the number of waves present in 1 centimeter reciprocal of wavelength. It is reciprocal of wavelength, and wave number is denoted by म्यू बार. हम वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ. एक सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? वेव नंबर कहेंगे. और वेव नंबर को हम क्या कह सकते हैं? जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर द वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा थी. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर. द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज यूनिट ऑफ म्यू बार, दैट इज इक्वल टू, भाई यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या थी? मीटर्स के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर थी, तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स. Now what is the relationship between velocity, frequency and wavelength of a wave? So let's we see. Relationship between velocity, frequency and wavelength. Frequency and wavelength. That is equal to mu
and velocity is represented by c, and wavelength is represented by lambda. Now from the relationship between frequency, velocity and wavelength is that mu is equal to c upon में lambda. This is the relationship between mu frequency, c velocity and lambda. From here this relationship is used in the numericals. If we have to give speed of light is always constant, the value of speed of light, that is equal to 3.0 into 10 की power 8 meter per second. And if we have to given mu, then we calculate lambda, and if we have to calculate mu, then we have to given the value of lambda. So from here we can calculate this. The relationship is between, we can write also here c is equal to, यहाँ lambda डिवाइड में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो न्यू मल्टीप्लाई बाई lambda. Now this is the relationship between frequency, velocity and wavelength. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.